नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सब। दोस्तों, मैं हूँ सोनू कुमार और आज से शुरू करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज। हम लोग आज लेकर के आए हैं दृष्टि आईएएस के पहले टेस्ट को। दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि आईएएस के पहले टेस्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और मैं बता दूं कि हम लोग का टारगेट है प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट को सॉल्व करने का। दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए मेरे साथ और प्रत्येक दिन आप भी एक एक सेट जो है यहाँ से कंप्लीट करते चलिए। और आप यदि यहाँ से एक एक सेट प्रत्येक दिन कंप्लीट करेंगे तो आप लोग जो है बहुत ही बेहतर स्थिति में अपने आप को पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और ही साथ में आपको बता दूं कि यदि आप यूपीएससी 2023 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी यदि आप सेट देना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हम लोग बहुत सारे टेस्ट को जो है वहाँ पर कवर करवा चुके हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारुदत्त मिश्रा को। आपको मालूम होगा कि भारत के हिम तेंदुआ संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को 27 अप्रैल 2022 को लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो पहला कथन जो हो जाएगा वह कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया। तो यह दूसरा कथन जो हो जाएगा, यह दूसरा कथन गलत होगा, क्योंकि भारतीय वन्यजीव संस्थान का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1982 में। कब? 1982 में। आप इसे याद रखेंगे। तो इस प्रकार दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर की यदि बात करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला इसमें दिया गया है, मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो क्या पहला कथन सही है? बिल्कुल गलत है यह। कैसे? देखिए, क्योंकि अजैविक घटक विश्व के अकार्बनिक और निर्जीव भाग हैं। अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु और प्रकाश ऊर्जा आदि शामिल होते हैं। इसलिए पहला कथन क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा कथन है, अपरदनकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। अपरदनकारी जो है कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? विघटन करते हैं। तो यह दूसरा कथन तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यानी बोंगो सागर जो अभ्यास है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला इसमें दिया गया है कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। तो बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सत्य है। दूसरे कथन की यदि हम बात करेंगे, दूसरा कथन है, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था। तो यह दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अभ्यास किया गया था यह अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, यानी 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला दिया गया है, साइकेड जो है आवृतबीजी वृक्ष है। तो क्या पहला कथन सही है? नहीं, पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि साइकेड जो है वह अनावृतबीजी है। ठीक है, ये आवृतबीजी नहीं है, अनावृतबीजी है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल यह दूसरा कथन सही होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। देखेंगे आप यह कथन गलत क्यों होगा, इसे आप देख लें एक बार। तो यह जो है बायो रेमेडिएशन की यदि हम बात करेंगे तो तेल के स्थानिक रूप से जलाने की क्रिया के माध्यम से तेल रिसाव का 98% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, यह तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र माध्यम होता है।
तो इसलिए पहला कथन हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका, तो ये तो गलत होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो स्कीमर्स ऐसे उदाहरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा कथन क्या होगा, तो दूसरा कथन की यदि हम बात करेंगे तो दूसरा कथन जो हमारा होगा यह सही हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 7 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है? तो इसके यदि हम सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के लिए। ठीक है, यह जो ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है वो सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, यानी 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यदि हम इसको सही तरीके से यदि हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, क्रोड होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश मंडल होगा। थर्ड की बात करेंगे तो वर्णमंडल होगा, और सबसे अंत में किरीट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 2, 1 और 4। अगला प्रश्न है, यानी 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? तो इसका यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमगादड़। 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यदि इसके सही कथन की हम बात करेंगे तो पहला में दिया गया है, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। बिल्कुल, यह पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KBIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी दूसरा कथन भी सही होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन विश्वविद्यालय ने, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जैन विश्वविद्यालय ने। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 12 नंबर प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो पहला हम देख लेंगे कि उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं, जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव। बिल्कुल, यह पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण हैं। ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा, बिल्कुल यह भी दूसरा भी कथन सही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन यानी ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला कथन में देखेंगे, यानी ए क्या कहता है, संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। बिल्कुल यह सही है, कथन तो सही है। अब कारण को देखते हैं, संक्रमिका 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संगम का एक क्षेत्र होता है। बिल्कुल, यानी दोनों कथन, इसमें कथन और कारण क्या है, सही हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो यह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD के द्वारा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। ठीक है, तो वह किसको समाप्त करने पर लक्षित था? तो याद रखेंगे क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो यहाँ पहला कथन दिया गया है कि जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुजैन थैले को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यानी पहला कथन तो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
तो पहला दिया गया है, यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यानी पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पादप प्लवक जो हैं सभी पौधों से उत्पादित 60% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90% दिया गया है, तो इसलिए पहला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो दूसरा कथन हमारा सही होगा, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं सही नहीं हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पहला कथन को देखते हैं। तो यह जो है यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लिए लक्षण निर्धारित करता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे कि यह जो है यह वर्ष 2008 में लागू हुआ था। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो क्योटो प्रोटोकॉल था यह 2005 में लागू हुआ था, याद रखेंगे 2005 में लागू हुआ था। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 20 नंबर प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की यदि हम कुल लंबाई की बात करेंगे तो उसका कुल लंबाई है 296.07 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यानी 21 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो था वह 150वां था। ठीक है, 150। अगला प्रश्न है, चेन कुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो हैं वह सही हैं। तो पहला दिया गया है, यह हिमालय में पाया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि चेन कुरुंजी जो है यह पश्चिमी घाट के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, इसलिए पहला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। तो चेन कुरुंजी का जो उपयोग है वो गठिया के उपचार में किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 23 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सुमेलन करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें टैगा बायोस्फीयर जो है उप आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, यानी पहला का तो दूसरा होगा। यदि टुंड्रा की बात करें तो टुंड्रा जो है वह आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, टुंड्रा बायोम जो है आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। और सवाना की यदि हम बात करें तो सवाना तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा। और घास भूमि बायोस्फीयर की बात करें तो वह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो 2, 4 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लैम्बेडेयर फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ किया गया था। तो पहला जो है इसमें हाल ही में चर्चा में रहा लैम्बेडेयर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो लैम्बेडेयर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया था, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है। आवृतबीजी पौधा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यदि हम इसमें आवृतबीजी पौधा की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकु वृक्ष। ठीक है, बाद बाकी मकई, आलू, शाहबलूत जो है ये सब क्या है, आवृतबीजी पौधा हैं, जबकि शंकु वृक्ष जो है वह आवृतबीजी पौधा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं वाले प्रश्न को आप बिल्कुल गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है नहीं आता है। तो यदि हम इसके नहीं आने की बात करेंगे तो देखिए, स्नेहक तेल जो है, लकड़ी के विकल्प जो हैं और अग्निशामक जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं या क्या हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं इको मार्क योजना के अंतर्गत आते हैं। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 27 नंबर हमारा प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह बिहार में किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 28 नंबर प्रश्न है, कणिकीय प्रदूषणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो हैं वह सही है। ठीक है, आप याद रखेंगे, कणिकीय प्रदूषणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यदि हम इसके पहले कथन की देखें तो कणिकीय प्रदूषण केवल एरोसोल के रूप में होते हैं, यानी पहला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे कि कणिकीय प्रदूषण वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण जिसको एरोसोल कहते हैं या द्रवीय बूंदे होते हैं।
ठीक है। ये वाहन उत्सर्जन, आग निकलने वाले धुएं के कणों, धूल कणों और उद्योगों से निकलने वाले राख में मौजूद होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरे कथन की बात करेंगे तो 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषण जो है नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल दूसरा कथन सही होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके बताते चलेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक वीडियो को जरूर कर दिया कीजिए, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? आप इसे याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन है? तो वह है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। आप इसे याद रखेंगे, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न में है, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे? तो वह 75 जिले में स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, यानी 31 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया था? तो वह मनाया गया था 20 मई को। याद रखेंगे कब? 20 मई को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे आपको सुमेलन करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सुमेलन करते हैं। तो सबसे पहला है, एक तरफ तो राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरा तरफ जो है वह स्थान दिया गया है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से राज्य में है। तो सबसे पहला तो है सैंडल पीक। सैंडल पीक के नाम से ही आपको क्लिक कर गया होगा, तो यह तो जो है अंडमान निकोबार द्वीप में है। दूसरा देखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो बिहार में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो ये तो गुजरात में है। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यह हरियाणा में है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4 और 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न में है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया था? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है, राष्ट्रीय कृषि आयोग सबसे पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 34 नंबर प्रश्न है, इसे भी देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी यानी अधिकतम विकास प्रभाव था। तो बिल्कुल पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन को देखते हैं, तो एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है, यानी दूसरा कथन भी सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 35 नंबर प्रश्न को देखिए। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंतर जातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है इसमें सही है ये आपको बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति जो है अप्रभावित रहती है। क्या ऐसा होता है? तो नहीं, यह पहला कथन गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक जाति का दूसरी जाति पर पड़ने वाला प्रभाव नकारात्मक या नुकसानदेह होता है, लेकिन पहली जाति पर दूसरी जाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है। तो इसलिए पहला कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे कथन की बात करेंगे, तो दूसरा कथन है, कुटकी या टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषण प्राप्त करना अंतरजातीय परजीविता का एक उदाहरण है। यानी दूसरा कथन भी गलत है। देखिए कैसे कि टिक या कुटकी को रक्त चूसने से लाभ होता है, रक्त की हानि से मेजबान यानी होस्ट को नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही और ना ही 2 सही हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? यहाँ ध्यान देंगे, प्रवाल भित्ति जो है वह नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले तो देखें, यह जो है प्रवाल भित्ति है लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है और खंभात की खाड़ी में यह नहीं पाई जाती है। याद रखेंगे, खंभात की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 37 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है। तो वह कौन से विभाग के द्वारा जो है दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है हाईटेक नर्सरी विकसित किया जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 38 नंबर प्रश्न है, इसे देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में है कि राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, तो बिल्कुल पहला कथन क्या होगा, पहला कथन तो सही हो जाएगा कि राज्य सरकार जो है किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। दूसरे देखते हैं कथन को, तो दूसरा कथन है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है देखिए, अब यह जो है अभ्यारण्य के राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण मूल्य में अंतर वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्दिष्ट यह जो है नहीं किया गया है, तो इसलिए दूसरा कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो इसके तहत जो है कौन से कथन सही है, यह जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो प्रकाशित की गई है, यह प्रकाशित की गई है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा जो है प्रकाशित की गई है सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 40 नंबर हमारा प्रश्न है कि सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। तो यह किसके द्वारा जो है सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के द्वारा जो है सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? ठीक है, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय की। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2010 से 20 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 43 नंबर प्रश्न हमारा है। देखेंगे यहाँ पे मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, तो बिल्कुल मरुस्थल बायोम में है जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। दूसरा है इस बायोम में पेड़ों की पत्तियां जो है मांसल होती है, बिल्कुल, यानी दोनों कथन हमारे यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला कथन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, तो दूसरा कथन है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगी। तो क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कि एक सकारात्मक टिप्पणी यह है कि जलवायु परिवर्तन भारतीयों की औसत कैलोरी खपत को प्रभावित नहीं करेगी, यानी दूसरा कथन क्या है? गलत हो जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, इसे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की यदि हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना वर्ष 1962 में किया गया था, यानी पहला का हमारा दूसरा हो जाएगा। दूसरा दे दिया गया केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का जो है स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी वर्ष 1992 में। तीसरे को देखते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2003 में, और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 2007 में किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके का प्रत्येक दिन आपको एक सेट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम यानी MAB पहल क्या है? यह जो है किसके द्वारा जो है यह शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAB का पहल जो है यूनेस्को के द्वारा किया गया है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है अजय कुमार मिश्रा को। किनको? अजय कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न यानी 48 नंबर प्रश्न है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है क्या कहलाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलित विकिरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी 49 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो पहले कथन को हम देखते हैं। पहला कथन है, एक मिनट थोड़ा सा फ्रंट को छोटा कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं पहले कथन को हम। तो पहला कथन दिया गया है कि द्वितीयक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टानों में निवास करते हैं। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कि प्राथमिक अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक, तो माध्यमिक अनुक्रमण तब होता है जब पहले से बसे हुए क्षेत्र को अशांत किया जाता है और फिर व्यवधान के बाद पुनः नया क्षेत्र बसाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियां की ओर अग्रसर होती है, यानी दूसरा कथन क्या होगा? दूसरा कथन हमारा सही होगा, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंडिया एआई यानी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है, यानी पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न और आईआईटी मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है, यानी दूसरा कथन भी क्या होगा? दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है, यानी नासकॉम की एक संयुक्त पहल है। ठीक, ना कि ये आईआईटी मद्रास की एक पहल है, तो इसलिए दूसरा कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 जारी किया है? निम्न में से कौन जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 जारी किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको जारी कौन किया है? तो इसको जारी किए हैं खाद्य और कृषि संगठन। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन दिया गया है, नितलस्थ जीव वे हैं जो जल राशियों के तल में पाए जाते हैं, यानी पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो दूसरा कथन है, पेरिफाइटन अनासक्त जीव हैं जो जल वायु अंतरापृष्ठ पर रहते हैं जैसे प्लावी पादप आदि, यानी दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पेरिफाइटन ये ऐसे जीव हैं जो जड़ वाले पौधों के तनों एवं पत्तियों अथवा तल की मृदा के ऊपर से निकलने वाले तत्वों जैसे कि अविंत शैवाल तथा उनसे संबंधित जंतु समूहों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है यानी 53 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसमें दिया गया है इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, नंदनकानन प्राणी उद्यान, मैसूर चिड़ियाघर और मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। तो यानी मार्बल पैलेस चिड़ियाघर जो है भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि वर्ष 1854 में, कब? 1854 में कलकत्ता शहर में मार्बल पैलेस चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी तथा यह देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? यानी उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलरामपुर में। अगला प्रश्न है यानी 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो दिया गया है, पहले कथन को देखते हैं। तो पहला कथन दिया गया है कि भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। तो क्या पहला कथन सही है? तो देखेंगे पहला कथन जो है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन गलत कैसे होगा? क्योंकि इस समय इस फल की खेती करने वाले राज्यों में जो है मिजोरम सबसे
आगे है, यानी मिजोरम सबसे अग्रणी है, ना कि मणिपुर अग्रणी है। तो इस प्रकार पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है, यानी दूसरा कथन सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल 2 सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 56 नंबर प्रश्न है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या चीज़ की अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी वृक्ष के बलयों द्वारा उसकी आयु की गणना करने के लिए। ठीक है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से किसी वृक्ष की जो है आयु को ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, रतन लाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। 5 मई 2022 को नासा के एक वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनबेज ने वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन से वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त किया है, यानी पहला कथन हमारा गलत होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। बिल्कुल यह कथन सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यानी 58 नंबर प्रश्न है, सुपोषण यानी यूट्रोकिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो दिया गया है, पहला कथन है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषण तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं, यानी पहला कथन हमारा सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन भी सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो इसमें जो है यह किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। आप इसे याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 60 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 250 जगह पे। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा RATS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? RATS जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, SCO से, यानी SCO से। ठीक है, याद रखेंगे RTS किससे संबंधित है? SCO से। चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी 62 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेकनामपुर झील। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? तो नेकनामपुर झील है। अगला प्रश्न है, यानी 63 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? यह बहुत ही ज़्यादा जो है यह फेमस प्रश्न है UPPCS का, तो आप इसे याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973 को। अगला प्रश्न है, यानी 64 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया था। ठीक है, तो यह जो है कब किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह किया गया था 13 मई 2022 को। अगला प्रश्न है, यानी 65 नंबर प्रश्न है। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उद्द विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यानी इसमें पहला जो दिया गया है वह दिया गया है, उद्द विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, यानी पहला कथन सही होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्द विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है, यानी दूसरा कथन भी सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यानी 66 नंबर प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया था। तो वह किस चीज़ के लिए अपनाया गया था कार्टाजेना प्रोटोकॉल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता के लिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वह जैव विविधता के लिए है, इसे अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 67 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ब्रिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया है, यानी हाल ही में भारत का पहला ब्रिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो यह जो है टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो है डेवलपमेंट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 68 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? यानी प्रवाल का
किसके साथ जो है सहजीवी संबंध होता है, तो वह होता है ज़ुज़ैनथिली के साथ। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। प्रवाल का जो सहजीवी संबंध है वह है ज़ुज़ैनथिली के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो हैं वह सही हैं। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम इसको। तो इसमें दिया गया है कि सबसे पहला, अमेजन फंड एक REDD यानी रेड प्लस तंत्र है। तो यानी पहला कथन क्या होगा, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो दूसरा कथन में दिया गया है कि वनोन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया था। यानी दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरे कथन को। तो तीसरा कथन है कि अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राज़ीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जाता है। यानी तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, तीसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। और चौथे कथन को देखते हैं, अमेजन फंड की एक मार्गदर्शन समिति यानी COFA है, यानी डी नंबर भी हमारा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी, इसमें कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका सही हो जाएगा बी। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 70 नंबर प्रश्न है कि फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की पहचान की गई है। ठीक है, तो इसमें दिया गया सबसे पहले बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर और जालौन। ठीक है, तो इसमें जो है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए जो है वह बिजनौर है, रामपुर है और सहारनपुर है, इसमें जालौन नहीं है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है। तो बेपोर बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। बेपोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह केरल में स्थित है। 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह किस वर्ष में लागू किया गया था। तो यह जो है लागू किया गया था वह किया गया था वर्ष 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यानी 73 नंबर प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में जो कहा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होती है, यानी कथन तो सही है। दूसरे कथन कारण को देखते हैं, तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल, तो यानी दोनों कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं, ऑप्शन ए यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है यानी एक ही सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न को देखेंगे एक बार। हाँ, उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो यदि हम पहला इसके कथन को देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप तैयार किया है, यानी पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र और 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य है, यानी दूसरे कथन भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। तो 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क, ठीक है ना, का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हिस्सा नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हिस्सा है भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जबकि चीन जो है वह नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यानी 76 नंबर प्रश्न है, विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है। तो विश्व की बाज राजधानी जो है वह भारत में है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। गरीबी कल्याण सम्मेलन का जो है संबोधन कहाँ किए थे प्रधानमंत्री, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, यानी 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, यानी 78 नंबर प्रश्न है,
तो इसका सबसे पहला जो है यहाँ जो दिया गया है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं। धूम्र कोहरे के घटक की यदि हम बात करेंगे तो उसके घटक हैं ओजोन भी हैं, एक्रोलीन भी हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी होते हैं और परऑक्सी एसीटिल नाइट्रेट भी होते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है यानी 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है। ब्लैक कार्बन का स्रोत कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव भार का जलना भी होगा, ठोस ईंधन से खाना बनाना भी होगा और डीजल उत्सर्जन भी होगा, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। 80 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा NEV नेवा यानी राष्ट्रीय ई विज्ञान एप्लीकेशन नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन जो है कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 मई 2022 को, यानी नेवा का उद्घाटन जो है 19 मई 2022 को किया गया था। 81 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। 82 नंबर प्रश्न है, स्वस्थानीय जैवोपचारण बायोरिमीडिएशन रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वह सही हैं। चलिए तो देख लेते हैं। पहला कथन इसमें दिया गया है कि बायोस्पॉर्जिंग ने जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। तो पहला कथन क्या है, पहला कथन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्थानिक जीवाणु बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दूषित मिट्टी में कुओं के माध्यम से हवा एवं अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। इसका उपयोग साधारण हाइड्रोकार्बन के लिए किया जाता है और इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां सतह के नीचे संदूषण गहराई तक हो, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है, बायोवेंटिंग में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार दूसरा कथन जो है, दूसरा कथन भी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि बायोस्पॉर्जिंग भूजल ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने और स्वामित्व रूप से उत्पन्न होने वाली जीवाणुओं द्वारा प्रदूषकों के जैविक क्षरण की दर को बढ़ाने के लिए जल तालिका के नीचे दबाव में वायु का प्रवेश कराना शामिल है। अतः दूसरा कथन भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही और ना ही दो सही है। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी कथन ए क्या कहता है कि समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत है, यानी कथन तो सही है। कारण को देखते हैं, समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, यानी कारण भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को, यानी 84 नंबर प्रश्न है, देश का पहला फ्लोटिंग स्वामित्व पुल का निर्माण कहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी, खिड़किया घाट पर। कहाँ होगा, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ होगा, खिड़किया घाट। अगला प्रश्न है, अपरदाहारी जिस अभिक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, उसे अपचय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यानी 86 नंबर प्रश्न है, कार्बन अधिग्रहण क्या है। ठीक है, तो कार्बन जो अधिग्रहण है वह क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्बन जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक अभिक्रिया है। कार्बन अधिग्रहण उसी को कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यानी 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निखित जरीन ने। कौन, निखत जरीन ने, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 88 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21वें। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र, इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नौज में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई है? तो रजत जयंती जो है किसने मनाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, यानी इसरो ने, ISRO, इसरो ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, यानी 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू किया है? तो ब्लू कार्बन पहल जो है किसने शुरू किया है? तो यह किया गया है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा, यानी उपर्युक्त में से सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, यानी 94 नंबर प्रश्न है, 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। ठीक है, तो वह कौन से पोर्टल से किया गया है, ये आपके बारे में ये पूछा जा रहा है। 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, कौन से पोर्टल के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइन मित्र पोर्टल के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 95 नंबर प्रश्न है, देखेंगे इसे। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? एक तरफ जो है रामसर स्थल दिए गए हैं और दूसरा तरफ जो है वो स्थान का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला जो है वह दिया गया है, सबसे पहला दिया गया है असुम्पा झील। असुम्पा झील जो है उड़ीसा में है, तो बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जो दिया गया है वह दिया गया है बुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य। तो बुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वह तमिलनाडु में है, यानी दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा देखते हैं ठाणे क्रीक। ठाणे क्रीक जो है वह महाराष्ट्र में है, तो यानी तीसरा कथन भी हमारा सही है। और चौथा को देखते हैं, तो चौथा है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर जो है ये कर्नाटक में दिया है। तो यानी तीसरा चौथा तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमारा सही क्या है इस कथन के अनुसार? इसमें देखिए तीसरा भी सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए 1, 2, 3, लेकिन 3 नहीं दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 95 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन दिया गया है, अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न परिस्थितियों तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है, यानी पहला कथन तो है हमारा गलत हो जाएगा। पहला कथन गलत क्यों होगा कि अब अल्फा विविधता जो है यह किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है तथा आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या यानी प्रजातियों की प्रचुरता द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी पहला कथन हमारा गलत होगा। दूसरे कथन को देखते हैं, तो बीटा विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विविधता की तुलना है जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है, यानी दूसरा कथन हमारा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जो है जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश महाना ने। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यानी 98 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे, तो इसका जो दिया गया है पहला कथन है, इस मिशन को 2022 में शुरू किया गया था, तो यह कथन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो शुरुआत है वह 2010 में किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा गलत है। दूसरे कथन को देखते हैं, तो दूसरा कथन दिया गया है कि इस मिशन का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। तो यानी दूसरा कथन जो है, दूसरा कथन भी क्या है, दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट जो है वह 2022 तक ही इसका लक्ष्य है। ठीक है, यहाँ दिया गया है 2023, तो यानी दूसरा कथन भी गलत होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही और ना ही 2 सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो जो हैं वो सुमेलित हैं। तो एक तरफ प्रदूषक हैं, दूसरे तरफ रोग दिया गया है। तो पहला जो है मिथाइल मरकरी, यह इससे जो है मिनीमाटा रोग होता है, यानी पहला तो कथन हमारा सही होगा। और दूसरा जो है यानी चौथा देखेंगे यहाँ पे कोयला धूलकण के बारे में दिया गया है। तो कोयला धूलकण से जो है न्यूमोकोनियोसिस होता है। क्या होता है? न्यूमोकोनियोसिस होता है। यानी पहला और चौथा हमारा सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4 दोनों। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, यानी 100 नंबर प्रश्न है। तो 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति शक्ति संचार पोर्टल। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 1 से 100 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में देखा है। अब हम लोग 100 से 150 तक के प्रश्नों को अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये 100 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको सही हुए हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ से इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।